कोई नए लॉन्ग मार्च की तैयारी हो रही है केपी से दोबारा इस्लामाबाद की तरफ? लॉन्ग मार्च का प्लान ये किया गया है कि 5 अगस्त को एक जलसा करेंगे और उस जलसे में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। अक्टूबर में कोई खून खराबा हो जाएगा? अल्लाह ना करे खून खराबा हो। क्यों खून? ये तो रियासत ने इस बात को इंश्योर करना है ना कि कोई अगर पुरअमन तरीके से एहतजाज करने की हालत हो तो रियासत इजाजत नहीं देती, और अगर रियासत इजाजत ना दे तो क्या एहतजाज नहीं करना चाहिए? क्या नवाज शरीफ साहब ने बहाली के लिए जो लॉन्ग मार्च किया था वो यूसुफ रजा गिलानी से इजाजत देकर किया था? नवाज शरीफ आपको पता है जब सजा हुई थी तो सरेंडर करने के लिए आ गए थे और उन्होंने सरेंडर करके अपनी अपील दायर की थी। साहब कानून तो ये भी कहता है ना कि सजा मुअत्तली की दरखास्त तो सुनी जाए। यहाँ तो सजा मुअत्तली की दरखास्तें नहीं सुनी जाती। नहीं, सजा मुअत्तली की दरखास्त भी सरेंडर करने के बाद ही सुनी जाती है ना, क्योंकि आप रले हुए थे इमरान खान और बाजवा और आपने मिलकर नवाज शरीफ को निकाला था कि इसको यहाँ से निकालें, तो आपने कैंसिलेशन ऑफ बेल मूवी नहीं की। मौसम बदलता है, माहौल बदलता है तो अदालतों में सब कुछ साजगार हो जाता है। नहीं शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होनी होती है तो वो वजीर आजम लग जाते हैं। हाँ, इमरान खान के केसेस ठीक हैं। इमरान खान के केसेस ठीक है। नवाज शरीफ, वाह वाह वाह। मैं आपको एक बात बताऊं, फर्क नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के केसेस में स्टेट मनी की चोरी का एक केस नहीं है कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के खजाने से कोई चोरी की है। इमरान खान पर कौमी खजाने के चोरी के केसेस हैं। 190 मिलियन पाउंड भी कौमी खजाने की चोरी का केस है। तोशा खाना से घड़ियां लेने का केस भी कौमी खजाने की चोरी का केस है। पर एक केस था तोशा खाना से गाड़ी लेने का। बताएं, मैं बताता हूँ। शहबाज शरीफ और हमजा पर एक केस था कि उन्होंने सरकारी खजाने से अपनी शुगर मिल के लिए वो तामीर करवाई, सड़क तामीर करवाई। देखिए तो अब ये क्या सरकारी खजाने का सवाल था? क्या बात कर रहे हैं? तो यूसुफ रजा गिलानी ने कहा ये 12 साल पुरानी गाड़ी है, हम ऑक्शन करने लगे हैं, आपको मिली थी, आपने लेनी है तो ले लें। मरियम की गाड़ी तोशा खाना गई, तोशा खाना से उन्होंने गाड़ी कैसे ली? इसका जवाब वो जा ही नहीं सकती। तो ये साहब कमाल की बात है कि इसका जवाब मरियम नवाज के पास नहीं है, आपके पास है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं असदुल्ला खान साहब। अस्सलाम वालेकुम असदुल्ला खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मुज़म्मिल साहब। असदुल्ला खान साहब, महमूद खान अचकजई साहब इस लॉन्ग मार्च के हक में हैं? महमूद अचकजई साहब इस पर खामोश हैं। मेरे तक उनकी कोई राय नहीं पहुंची। मेरा ख्याल है कि अगर वो इसके हामी होते तो खुद इनिशिएटिव ले चुके होते। मुझे नहीं पता, क्योंकि 8 फरवरी को आखिरी मरतबा जब उनकी जेर निगरानी एहतजाज हुआ था तो उसमें तो उन्होंने इसको बहुत लो प्रोफाइल कर दिया था। महमूद अचकजई साहब ने कहा था खबरदार को सड़क बंद नहीं होनी चाहिए, खबरदार को रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। देखो मैं बातचीत कर रहा हूँ, फिर बातचीत खराब हो जाएगी, फिर मुझे मेरे जिम्मे ना डालना। लेकिन महमूद अचकजई साहब ने कुछ भी निकाल के नहीं दिया। मेरा ख्याल है कि पीटीआई की क़यादत महमूद अचकजई साहब से इस वक्त बहुत नाराज है, नाखुश है, और इसीलिए उन्होंने अब ये फैसला करने का इख्तियार अपने हाथ में लिया। लेकिन उनका अभी तक कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं आया, जो कि मैं भी कोशिश करूंगा वैसे कि आज उनसे उनकी टीम से कुछ राब्ता करूं। लेकिन सूरत हाल ये है कि महमूद अचकजई को हटाने का फैसला भी हो सकता है। वो तो देखिए खान साहब ने करना है फैसला, वो और कोई कर नहीं सकता। वो हो सकता है कि खान साहब से मुलाकात हो तो उन्हें बताया जाए ये सारी सूरत हाल और खान साहब उसका फैसला करें। लेकिन खान साहब अगर कोई ऐसा फैसला करेंगे, किसी ऐसे बंदे को लगाने की कोशिश करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि जैसे पहले ये अपॉइंटमेंट आप जानते हैं कि कई महीनों की ताखीर के बाद हुई, और हमारी इत्तला के मुताबिक फिर उसमें नवाज शरीफ साहब ने मुदाखलत की और कहा कि महमूद अचकजई साहब तो बड़े अच्छे आदमी हैं और इनके साथ हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है तो इन्हें लगा दें। तो फिर उनको लगा दिया गया। तो अब अगर कोई ऐसा आदमी आ जाता है जो कि सोहेल अफरीदी कैटेगरी का आदमी होता है, अपोजिशन लीडर यहाँ पर आ जाता है, तो उसको फिर लगाया ही नहीं जाएगा। मेरा ख्याल है कि नहीं, खान साहब अभी शायद फिलहाल इसको चेंज ना करना चाहें। नहीं, वो उसमें तो आप देखें ना, वो उमर अयूब साहब की रिट पिटीशन रुकावट थी ना पेशावर हाई कोर्ट में। वो जिस दिन विड्रॉ की अगले दिन ऑर्डर हो गया। वो अहमद डोगर साहब ने वो उमर अयूब साहब किसी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं लगने देना चाहते थे। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ था। जिस दिन वो विड्रॉ हुई लाकर दी, अगले दिन ऑर्डर हो गए। वो विड्रॉल तो उमर अयूब ने कर दी है। बिल्कुल, वाह वाह वाह, जुडिशरी के लिए तालियां तो बनती हैं यहाँ पर। तो जब उन्होंने पिटीशन डाली हुई थी कि मेरा जो फैसला है वो दुरुस्त नहीं है, मुझे डी सीट ना किया जाए, वहां पर तो इलेक्शन कमीशन ने फौरन जो है वो उन्हें डी सीट करार देकर और इलेक्शन करवा दिए। तो वहां रुकावट नहीं बन रहा था। बाकी जो जितने हल्के हैं वहां स्टे नहीं था, यहाँ स्टे था। स्टे रुकावट, यहाँ स्टे दिया नहीं गया ना, तो यहाँ मांग गया तो स्टे दिया नहीं। आपको देखो, आपको तो किसी अदालत से नहीं लगता है जो पीटीआई का। नहीं, पंजाब में भी देखें जो लोग डी सीट हुए, जिनको नाअहल करार दिया गया, उस पर बहुत सारे माहिरीन की राय थी कि भाई अभी इनको मौका दिया जाए कि ये जाकर अपना मुकदमा हाई कोर्ट में लड़ सकें।
तो हाई कोर्ट में वो गए तो दरखास्तें उनकी गई तो उनको अदालतों ने एंटरटेन ही नहीं किया और उनको इलेक्शन कमीशन ने डीसीट करके वहां पर ज़मीनी इंतखाबात करा नहीं, दिए। पर आप अब मेरी उसकी बात सुने ना, उनको इसलिए एंटरटेन नहीं किया कि उन्होंने गिरफ्तारी वो नहीं खुद, दी। हाँ तो वो पहले उमर यूब गिरफ्तारी ने भी देते थे और गिरफ्तारी फिर, नहीं दी। आप मेरी बात समझे, हाँ शिबली फराज ने गिरफ्तारी नहीं दी। देखें, जब आपको सजा होती है, आपको अपील करने के लिए पहले सरेंडर करना पड़ता है। आप अगर सरेंडर ना करें तो आपका अपील का राइट नहीं होता। इन हम्म, सब ने सरेंडर ही नहीं किया तो इनका अपील का राइट क्या होना था? नवाज शरीफ, तो आपको पता है, जब सजा हुई थी तो सरेंडर करने के लिए आ गए थे और उन्होंने सरेंडर करके अपनी अपील दायर की थी। फिर उसके बाद कई माह जेल में रहने के बाद उनको मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिली थी। आप नहीं समझे, आप पहले देखें सजा जो होने के जो बाद सरेंडर करना जरूरी है। हाँ सरेंडर करना जरूरी है ताकि उनको गिरफ्तार करें और फिर 10 साल के लिए जेल में डाल दें और फिर वो उनके केस ही नहीं, ना लगे अदालतों में। कानून तो यही, फिर नहीं, कानून इमरान खान अपने दौर में कानून तो ये कानून भी बदल कहता है ना देते हैं। कि सजा मुअत्तली की, देखे ना मुजामिल साहब, कानून तो ये भी कहता है ना कि सजा मुअत्तली की दरखास्त तो सुनी जाए। यहाँ तो सजा मुअत्तली की दरखास्तें ही नहीं सुनी नहीं जाती नहीं, हाई सजा कोर्ट में। मुअत्तली की दरखास्त भी सरेंडर करने के बाद ही सुनी जाती है ना, सरेंडर करने अच्छा से तो पहले मुझे नहीं सुनी बताइए, फिर जाती। नवाज शरीफ साहब जब एब्सकॉन्डर हो गए तो उन्होंने तो आगे सरेंडर नहीं किया था, तो उनको तो राहदारी जमानत मिल गई थी, नहीं नहीं, वो वो तो सीधा जमानत, रिटायरमेंट चले गए थे। आप मेरी एक बात सुने, वो हम्म। एक जमानत पर पाकिस्तान से बाहर गए। इमरान खान और उनकी टीम का कसूर ये है कि उन्होंने कैंसलेशन ऑफ बेल मूव नहीं की। आप मुझे एक दरखास्त बता दें जो इमरान खान के अटॉर्नी जनरल ने या नैब के प्रोसिक्यूटर ने कैंसलेशन ऑफ बेल की दायर की हो और अदालत ने कैंसिल ना की हो बेल। क्योंकि आप रले हुए थे इमरान खान और बाजवा और आपने मिलकर नवाज शरीफ को निकाला था कि इसको यहां से निकालें, तो आपने कैंसलेशन ऑफ बेल मूव ही नहीं की। नहीं तो अदालत चलें, ने खुद अगर ही आपका कैंसिल कर आर्गुमेंट, देना। आप मुझे बताएं, अगर आपका अदालत आर्गुमेंट भी सू मान मोटव लिए, लेके कैंसिल कर देती बेल। एक मिनट, बेल ठीक है। लेके पाकिस्तान से बाहर गया, वो एब्सकॉन्डर नहीं था, तो नहीं, मुझे एक बेल वैसे उन्हें दिल पे सू हाथ मोटव रख से के कैंसिल मुजम्मिल करनी साहब ये थी। बताएं कि अदालतें क्या सारी इसी तरह से काम कर रही हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं, यानी बिल्कुल फ्री एंड फेयर हैं फ्री और एंड फेयर है, कानून के मुताबिक काम कर रही हैं, कानून के और मुताबिक यहाँ काम। पर कानून के मुताबिक काम कर रही हैं कानून और बदलने का कानून, अख्तियार पार्लियामेंट के पास है। नहीं जो कानून कानून बने जो उसके है, मुताबिक काम। जो ये देखिए ना, जो एग्जिस्टिंग कानून है क्या अदालतें उसके मुताबिक चल रही हैं? यस, एक शख्स जो है उसकी सजा मुअत्तली की दरखास्त नहीं लगती नवाज डेढ़ शरीफ साल की भी तक, नहीं लगी। वो सुनी नहीं जाती। नवाज शरीफ की भी नहीं लगी। तो नवाज नहीं लगी शरीफ थी ने तो आते ही गलत हुआ अपनी होगा। अपनी दरखास्त दायर की, अपील दायर की, सर साथ सजा देखें मुअत्तली की आपको भी दरखास्त पता दायर है, की। सर देखें सजा मुजम्मिल मुअत्तल नहीं साहब, हुई, जेल भेज दिया। वो तो बात बाद में यह बेल है उनकी हुई। कि अगर मौसम सजा बदलता है। मुअत्तल हो जाती वो भी अगले दिन बाहर आ जाते। मुजम्मिल साहब देखें ना, आप बोले ना मैं बोला हूं, हम्म, मौसम बदलता है, माहौल बदलता है तो अदालतों में सब कुछ साजगार हो जाता है। नहीं नहीं, शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होनी होती है तो वो वजीर आजम लग जाते हैं। तो आयद ही नहीं मौसम हुई फिर। बदलता है अच्छा, और नहीं वैसे मैं आपको एक बदलता बात तो बताऊं, शहबाज शरीफ 10 साल तक जेल असदुल्ला, में रहेंगे। असदुल्ला, फर्द जुर्म इज नो सजा। फर्द जुर्म बहुत कोई सजा नहीं है। फर्द बेशक ना जुर्म हो, के बाद गवाहियां होनी है, फर्द जुर्म के बाद बहस होनी है, पर तो नहीं जिरा हुई ना होनी फर्द जुर्म, है। केस तो खत्म हो गया। फर्द जुर्म इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ट्रायल। मैं वही कह रहा इसका हूं ना, मतलब जब है मौसम ट्रायल बदला शुरू, तो, इसका मतलब है शहबाज शरीफ का ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ था। हाँ ट्रायल नहीं शुरू हुआ था और और शुरू आपने नहीं बगैर होना क्या ट्रायल के था। उसे 16 महीने कैद रखा। कहाँ कैद रखा जी, क्या कैद बात कर रखा, रहे हैं शहबाज शरीफ 16 साहब? महीने उसको बगैर ट्रायल के कैद रखा। वरना शहबाज अभी तो शरीफ फर्द साहब जो जुर्म है, भी नहीं लगी और आज 16 महीने आपने उसको शहबाज शरीफ अंदर रख जिसमें लिए। कैद थे उसमें उनकी, जिसमें कैद थे उसमें उनका जो है वो ट्रायल हो रहा था नैब कोर्ट में। ये मैं 116 अरब रुपए की मनी, वो जो सर उस सोलह केस में 16 कुछ अरब था रुपए की ही मनी नहीं, लॉन्ड्रिंग, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं वो उस केस की फ्रिवलेस बात कर रहा केस हूँ। था। सर वो फ्रिवलेस केस अगर हो ना, आप, मैंने उसकी सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं। सर आप ये वैसे जब ही डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे 10 बुकें नहीं पनामा में नवाज शरीफ के खिलाफ थी और उसके बाद निकला कामा था। ये मैंने बड़ी फाइलें पढ़ी हैं, ये सब झूठ पे बनी होती हैं लोगों को फिर बेवकूफ इमरान बनाने के खान लिए, के इनमें केसेस कुछ ठीक नहीं हैं, होता। हाँ, इमरान खान के केसेस ठीक हैं, इमरान खान के केसेस ठीक है। नवाज शरीफ साहब, वाह वाह वाह। सर मैं इमरान आपके खान, लिए तालियां मैं बजा दूं आपको अगर एक आप बात बताता इजाजत हूँ, दे फर्क दें फर्क समझे, फर्क कि समझे, नवाज शरीफ फर्क के समझे, केसेस गलत थे, फर्क शहबाज फर्क शरीफ के भी समझे, गलत थे, फर्क इमरान खान समझे, के केसेस ठीक है। फर्क सुभान समझे, अल्लाह। फर्क समझे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के केसेस में स्टेट मनी की चोरी का एक केस नहीं है कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के खजाने से कोई चोरी की है। आप बात समझे, वो कारोबारी नौयत के केसेस हैं उनके, कोई चीनी के कारोबार के हैं, कोई कुछ हैं। इमरान खान पर कौमी खजाने के चोरी के केसेस हैं। ये फर्क आप नहीं समझते। 190 मिलियन पाउंड भी कौमी खजाने की चोरी का केस है। तोशा खाना से घड़ियां लेने का केस भी कौमी खजाने की चोरी का केस है। और उनके कारें ऊपर लेने का केस पाकिस्तान कौन सा के है? कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का केस है। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ शहबाज के लिए शरीफ के केस ऊपर था कौमी खजाने को नुकसान तोशाखाना से पहुंचाने गाड़ी का लेने का। सर है। मुझे बताएं ना,
पर एक केस था तोशाखाना से गाड़ी लेने का। बताएं, मैं बताता हूँ उस गाड़ी का। शबाज शरीफ और हमजा पर एक केस था कि उन्होंने सरकारी खजाने से अपनी शुगर मिल के लिए वो तामीर करवाई, सड़क तामीर करवाई। देखिए तो वो आप अब ये क्या सरकारी उसके खजाने ऊपर का सवाल नहीं नहीं था, क्या बात कर रहे नहीं हैं? नहीं, तामीर तो बनी गाला की सड़क भी कराई गई। मैं आपको बताऊं, सड़क तामीर कराना कोई जुर्म नहीं है। अब आप गाड़ी वाला मामला सुन लें। हाँ। नवाज शरीफ को वो गाड़ी कब मिली, आपको पता है? यूसुफ रजा गिलानी के दौर में। नहीं नहीं नहीं, नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम वो गाड़ी कब मिली? नहीं पता ना, फैक्ट मैं बताता हूं। हाँ जब बताएं। पाकिस्तान ने 98 में एटमी धमाके किए, तो सऊदी किंग ने वो गाड़ी पाकिस्तान के वजीर आजम को एटमी धमाकों की खुशी में गिफ्ट की, बुलेट प्रूफ। अच्छा। ठीक 99 है। में कू हो गया, वो गाड़ी पाकिस्तान के तोशा खाना में ही थी, और परवेज मुशर्रफ साहब बतौर आर्मी वो मुल्क के सरबराह वो गाड़ी इस्तेमाल करते रहे। ठीक है। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम आ गए। उस ठीक गाड़ी है। ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली, वो इट्टा ते खलो गई, एज पूरी हो गई, उस पर एक एक्सीडेंट भी हो गया, वो परवेज मुशर्रफ वाला। अब उसको ऑक्शन करना था, तो यूसुफ रजा गिलानी ने कहा ये 12 साल पुरानी गाड़ी है, हम ऑक्शन करने लगे हैं, आपको मिली थी, आपने लेनी है तो ले लें। कोई नई गाड़ी नहीं नवाज शरीफ ले गया तोशा खाना थे, मरियम नवाज नई साहबा गाड़ी। एक मिनट मेरी बात सुने। मरियम नवाज साहबा की गाड़ी के बारे में आपके पास क्या कहानी है? मैं आपको बड़ी सिंपल बात, मरियम नवाज तो कोई हाँ। ओहदेदारी नहीं रही ना, कि तो फिर तब गाड़ी तक उन्होंने कैसे ले ली? वो उन्होंने तोशा खाना पर्सनली में। किसी ने उनको गिफ्ट किया। वो तोशा खाना में वो ओहदा चाहता है, तो पर्स जो सरकारी आप वजीर हो, वजीर तो आजम। तोशा खाना में गया था ना जी, मरियम नवाज नहीं ने तो गया ना तोशा बेटा, खाना से नहीं गया। लिया ये ना जैसे जी। तुम्हें पहली गाड़ी का नहीं पता, तुमने सिर्फ और इमरान खान के प्रोपेगंडे की तकरीरें सुनी है, फैक्ट्स नहीं देखे। नहीं नहीं जैसे नहीं नहीं गाड़ी नहीं वाले भी नहीं। प्रोपेगंडे की तकरीरें सुनी है, फैक्ट्स नहीं केस पता बना कि था। कितनी पुरानी गाड़ी है, नहीं मुझे और बताएं, फिर वो ऑक्शन में बड़े जा रही जाहिल थी, कोई जाहिल नई किस्म गाड़ी का नहीं ले नैब गया है नवाज शरीफ। आपका। फिर तो जिसने केस बनाया था नवाज शरीफ के ऊपर, हम्म। वो तो बड़ा जाहिल किस्म का नैब बहुत है। जाहिल। मैं यही तो कह रहा हूं कि इमरान और खान आज की भी वही टीम। नैब है। नहीं नहीं आपको पता है कि नहीं आज नहीं, भी वही नैब है। वो शहजाद अकबर था। ये जहालत सारी जो इमरान खान को मरवा गई है, वो कभी शहजाद सैफ अकबर की कभी कभी जहालत है, सैफ जो जो कभी अपनी सैफुर तरफ से रहमान आप होता एक है। लॉ एक्सपर्ट लाए थे, जो इतने जाहिलाना केस बना के गया कि सारे बरी हो गए। ये आपकी इमरान खान की जो थी ना एहतसाब की टीम, वो सारी इतनी जाहिल थी। नैब तो बेचारी का मरियम का क्या तो कसूर? बताया ना जी, मरियम की गाड़ी तोशा खाना गई, तोशा खाना नहीं से गई, उन्होंने गाड़ी कैसे नहीं ली? गई, इसका जवाब वो तो जा ही नहीं सकती तो चलिए ये खाना। मुजम्मिल साहब, कमाल की बात है कि इसका जवाब मरियम नवाज के पास नहीं है, आपके पास है। बिल्कुल इसका जवाब फैक्ट्स, नवाज शरीफ के पास नहीं है, आपके पास क्योंकि है। उन्हें पता ही नहीं था कि वो तो फैमिली कार थी। लेकिन टेक्निकल बात चले आ जाए, अब आपको ये लगता है कि अक्टूबर में कोई खून खराबा हो जाएगा? अल्लाह ना करे खून खराबा हो। क्यों खून? ये तो रियासत ने इस बात को इंश्योर कर रहा है ना कि कोई अगर पुरअमन तरीके से एहतजाज करने के लिए आ रहा है तो फर्ज उसको कर करने लें दिया जाए। रियासत इजाजत नहीं देती। तो एहतजाज आज तक पाकिस्तान में इजाजत लेकर होते हैं? कौन सा एहतजाज इजाजत लेकर होता है? रियासत कभी इजाजत देती है कि आप एहतजाज करें? और अगर रियासत इजाजत ना दे तो क्या एहतजाज नहीं करना चाहिए, पुरअमन एहतजाज? क्या नवाज पुरअमन शरीफ साहब का ने तो जजेस कोई की बहाली गारंटी के लिए नहीं जो है। लॉन्ग मार्च किया था, वो हाँ। यूसुफ रजा गिलानी से इजाजत लेकर किया था? क्या किसने? पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उन्हें इजाजत दिया था कि आप लॉन्ग मार्च करें, जिसमें मॉल रोड वो पे तो आंसू गैस गुजरांवाला की से शेल्डिंग हो रही वापस थी? चले गए थे ना, सवाल तो ये है। गुजरांवाला पर, गुजरांवाला तक जो गए थे वो इजाजत लेकर गए थे? लेकिन उन्होंने देखें, उसमें एक कमला नहीं टूटा था। आपका तो 26 नवंबर का काम भी यार है मॉल रोड पहले। मैदान जंग बना हुआ था, कैसी बात कर रहे हैं? पथराव हो रहा था, शेलिंग हो रही थी, आंसू नहीं, गैस की आप शेलिंग तो हो रही वहां से थी, बंदूकें गिलाए गए लेकर थे। चलते हैं ना, केपी से पंखे, बंदूकें, करेने। हमने रियासत को तो इसी आप तो लेकर एक चलते हैं ना कि आप, आप तो एक फौज लेकर चलते हैं कि हमने शिकस्त देनी है। आप पुरअमन थोड़ी चलते हैं आगे अगर दो रास्ते बंद, करेने। अगर रास्ते, देखें अगर रास्ता बंद नहीं होगा तो कौन करेने लेकर आएगा? नहीं, अगर बंद भी क्यों हो तो करेने लेकर रियासत आएगा? के बंदिश का एहतराम होना चाहिए। तो रियासत रियासत कानून है, पर जिम्मेदारी अगर नहीं है कि रियासत वो ने सड़क बंद की कि है अपने उसका शहरियों, एहतराम होना चाहिए। अगर हाँ आप मुजम्मिल रियासत से साहब, तो टकराएंगे रियासत, तो कानून से टकराएंगे। तो फिर रियासत कानून से टकराने का अगर मतलब तो रियासत रियासत आपको कहे कि का आप मतलब जानी में कर लें गोली तो आप चलाना तो जानी में हरगिज नहीं हो कर। सकता ना। नहीं, मगर गोली रियासत चलाना तो हरगिज मतलब नहीं हो सकता ना। नहीं नहीं, पर कानून तोड़ना भी हर किस मकसद नहीं हो सकता। नहीं, कानून तो अगर तोड़ा है किसी ने, आप गिरफ्तार करें, नहीं नहीं, पर तो गिरफ्तार गिरफ्तारी करें, के जेलों वक्त में फिर डालें, जो पर कि अगर आप पहले आपके भी पास भी करते हैं। बंदूक है तो रियासत क्या करे? अगर नहीं, अब आप भी आप ये तो बंदूक लेके आए हुए हैं तो फिर रियासत क्या करे? अब ये तो चले, आप इल्जाम लगाने के लिए तो लगा देना कि नहीं बंदूकें नहीं, लेकर आए बड़ी हैं। सिंपल मेरा तो, जेन्युइन बात है। मेरा तो मौका अगर है कि वो आप बंदूकें केपी की लेकर नहीं पुलिस आए। साथ लाकर इस्लामाबाद की पुलिस से लड़ाएं, अगर आप हाँ, ऐसा वहां तो से नहीं। अपने बंदूकों वाले ये तो साथ लेकर फैक्ट्स आए, को, ये तो मुजम्मिल तो साहब फिर आप जवाब फैक्ट्स में को क्या डिस्टॉर्ट, करें? ये तो आप डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। ये तो आप नून लीग का बयानिया बढ़ा रहे हैं ना आगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं आप नून लीग रियासत का का बयानिया प्रोपेगेंडा बना, कर, मैं रियासत ये का तो देखे ना, बयानिया। आप तो एज ए जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट तो जर्नलिस्ट होना चाहिए ना। आप तो नून लीग के मैं बयानिया समझता को हूँ सुनी सुनाई हमें बातों को आगे हमें कर रहे हैं ना। तमाम सियासी आपने किसी जमातों के को हाथ ये में बंदूक कहना नहीं चाहिए देखी, कि वो कानून आपने की इत्तेहाद आर्मी अमलदारी की प्रेस करें। कॉन्फ्रेंस सुनी है?
आपने ताता की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, वही प्रोपेगेंडा आगे कर रहे हैं। नहीं आपने नहीं किसी के हाथ में बंदूक नहीं देखी, नहीं नहीं आपको मैंने फैक्ट्स का पता ही बंदूक नहीं है। देखी, मैंने बंदूक देखी, मैंने रेंजर्स की कहाँ देखी, शहादतें किसके देखी हाथ में 26 देखी, कौन नवंबर है, को। किस पर मुकदमा बना है कि इसके हाथ में बंदूक थी? सर किस जिनके, पर मुकदमा बना है यही तो कि ये रियासत में फलां तुमने, शहरी है, इसका नाम इमरान अहमद है या इसका नाम मोहम्मद सलीम है, इसके कई हाथ में कन्विक्ट बंदूक भी है, हुए ये हैं, देखें, ये बंदूक। कई कन्विक्ट भी हुए हैं, कई कन्विक्ट हुए हैं 26 चले, अब नवंबर के आप ये तो मुकदमात में, कईयों आप को मुझे सजाएं भी नाम हुई हैं। बता देते तो ज्यादा अच्छा होता, नहीं मेरे नहीं इल्म में तो ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, कईयों को सजाएं भी हुई हैं, और वो कहते हैं कि अगर पीटीआई ने, अगर अगर किसी के हाथ में बंदूक होती ना जी, तो फिर वो गोली चलती भी और उसमें पुलिस वाले मारे भी जाते। कोई पुलिस वाला बंदूक से नहीं मारा गया, गोली लगने से नहीं मारा गया। किस चीज तो से फिर मारे कैसी गए, बंदूक थी जो चलती नहीं कैसे थी? मारे गए हैं पुलिस वाले? कौन से पुलिस वाले मारे गए हैं? वो एक एक्सीडेंट से मारे गए, जो बाद में पता चला कि एक तेज रफ्तार गाड़ी वाला जा रहा था, उससे मारे गए, वो और तेज उसका रफ्तार एहतजाज गाड़ी से। आपकी भी, वो तेज रफ्तार गाड़ी पीटीआई की भी ओहो, तो वो तो थी। बाद में साबित हो गया था ना कि उसका एहतजाज धरने से कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो तो एक और किसी बड़ी शख्सियत का बच्चा था, और वो वहां से भाग रहा था और उससे उसके से कुचले गए। उसका एहतजाज धरने से कोई ताल्लुक नहीं था। ये तो आपने 2 दिन तक प्रोपेगेंडा चलाया, वो प्रोपेगेंडा फिर खुद ही नाकाम हो गया। तो प्रोपेगेंडा तो किसी से आपने भी 400 लाशों का चलाया, जो फिर 4 से नहीं नहीं, निकली। वो तो वो जिसने भी नहीं कहा उसने निकली ना, गलत कहा। वो गलत, वो नहीं, प्रोपेगेंडा तो वो दोनों तरफ गलत से था, चल रहा था, आप भी तो गलत था। 400 से नीचे नहीं आ रहे थे। वो जिसने किया वो गलत किया। वो चौदह चौदह की फिगर, अगर वो कहते हैं 14 के सबूत हमारे पास मौजूद हैं, और वो उसको भी नहीं उसका, उन्होंने अदालत में जमा कराए, वो 14 के वर्षा भी वो अदालत में हाँ, नहीं लेके आए। उसकी तो वजूहत हमने शुरू में डिस्कस कर ली ना। चल, कोई नए लॉन्ग मार्च की तैयारी हो रही है केपी से दोबारा इस्लामाबाद की तरफ, एक नई चढ़ाई की तैयारी हो रही है? नहीं, लॉन्ग मार्च की तैयारी हो रही है, चढ़ाई की तैयारी नहीं हो रही मेरी मालूमात के मुताबिक। अच्छा चले, हम वन एंड द सेम थिंग है, लेकिन लॉन्ग मार्च की क्या तैयारी है? लॉन्ग मार्च का प्लान ये किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम, जो लीडरशिप है, उन्होंने बैठकर आपस में मुशावरत की, मुख्तलिफ तरह की आरा आई, एक मीटिंग हुई, और उसमें फिर ये तय पाया कि हम 5 अगस्त को एक जलसा करेंगे, और उस जलसे में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली मेरी इत्तला के मुताबिक वो अक्टूबर के शुरू की कोई तारीख दी जाएगी, जिसमें कि लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान भर से अपने कारकुनों को, अपने हमदर्दों को, अपने अपने हम ख्यालों को दावत देगी कि वो आएँ और इस पुरअमन लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। तो अब इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ज़ाहिर है उनके ऊपर बहुत सा दबाव था, कारकुनों का भी दबाव था कि वो कुछ कर नहीं रहे। महमूद अचकज़ई साहब पर भी शिकवा था कि उनको इख्तियार दिया गया है कि वो लॉन्ग मार्च या यानी वो एहतजाज करने का फ़ैसला करें या मुज़ाकरात करने का फ़ैसला करें, और महमूद अचकज़ई साहब दोनों ही नहीं कर पा रहे, तो उनसे भी पीटीआई के शिकवे थे। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अपने तौर पर यह फ़ैसला किया है, और अब वो इस फैसले के बाद मेरा ख्याल है कि 5 तारीख को शायद कोई तारीख दे दें। अच्छा नहीं, अब सूरत हाल ये है कि 5 तारीख को वो तारीख दे देंगे, तो ये लॉन्ग मार्च किसका इनिशिएटिव है? बैरिस्टर गौहर का इनिशिएटिव है, अलीमा खान का इनिशिएटिव है, ये असद कैस किसका इनिशिएटिव है? क्योंकि आप कह रहे हैं महमूद खान अचकजई का तो नहीं है, फिर ये जी किसका इनिशिएटिव है? जी, ये मेरी इत्तला के मुताबिक सुहेल आफरीदी साहब का इनिशिएटिव है, और उन्होंने जो मीटिंग हुई है उसमें बाकी लोगों को अपना हम ख्याल बनाया, उसके लिए उन्होंने कन्विंस किया। कुछ लोग इस पर आमादा नहीं थे, और ख़ास तौर पर असद कैसर साहब बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो समझते हैं कि लॉन्ग मार्च हमें नहीं करना चाहिए। पार्टी की दीगर जो क़यादत थी, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी हैं, शायद सलमान राजा साहब का भी ये मौक़िफ़ रहा कि लॉन्ग मार्च तो करना चाहिए, लेकिन हमें तारीख़ फ़िलहाल नहीं देनी चाहिए। हम तारीख़ जाकर दें सितंबर के आखिर में, या जब हमें करना है तो उससे कुछ दिन पहले दे दें, अभी तारीख़ ना दें। शायद उसके उनके जहन में ये बात हो कि हो सकता है कि हमारा बातचीत का कोई अमल शुरू हो जाए, शायद बैरिस्टर गौहर के जहन में ये बात हो। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान राजा और असद कैसर और बाकी जो लोग थे, उनसे राय मुख्तलिफ सुहेल आफरीदी साहब की यह थी कि नहीं, हमें अभी तारीख भी दे देनी चाहिए ताकि हम यकसू हो सकें, क्योंकि इससे पहले कई इस तरह की मुबहम बातें की गई और वो नतीजा खेज नहीं हो सकी, तो फिर कारकुनों का बहुत ज़्यादा उस पर रद्दमल आया। तो सुहेल आफरीदी इसलिए चाहते हैं कि 2 महीने क्रिटिसिज्म सहने की बजाय हम वाज़ेह तारीख दें, ताकि लोगों को भी पता हो कि हमने लॉन्ग मार्च ही की तारीख दी है और लॉन्ग मार्च करना है। तो उसके लिए प्रेपरेशन पर उसी तरह से हो, ये गुमगू की कैफियत में लोग ना रहें कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं, इन्होंने ऐसे ही बस लोगों का प्रेशर कम करने के लिए तो नहीं कह दिया। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था मीटिंग के अंदर, और उनकी बात को फिर मुकद्दम जाना गया, या उन्होंने अपनी बात मनवा ली सुहेल आफरीदी साहब ने, और बाकी पार्टी जो है, यानी अब उनकी हम ख्याल है। आपने अलीमा खान का जिक्र किया, अलीमा खान तो पहले दिन से ही कह रही हैं कि एहतजाज करें, ज़ोरदार एहतजाज के बगैर कोई मसला हल नहीं होगा। तो उन्हें तो शायद इस लॉन्ग मार्च पर कोई एतराज़ ना हो। नहीं, पर आप ये देखें ना कि वाई अक्टूबर,
अगस्त या सितंबर क्यों नहीं? पहले तो इमरान खान ने तमाम लॉन्ग मार्च 14 अगस्त को किए हैं, आपको याद है वो 2014 वाला भी, पहले भी। तो व्हाई नॉट अगस्त सितंबर, क्यों 2 महीने बाद अक्टूबर में? बीच में कुछ देखना है कि शायद बात हो जाए, कोई मामला हो जाए, दबाव में आ जाए हुकूमत। ये वजह भी हो सकता है हो जो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा वजह ये होगी, आपने 14 अगस्त 2014 की बात की है, तब वो लॉन्ग मार्च लाहौर से चला था। अब ये खैबर पख्तूनख्वा से चलना है। वैसे तो लाहौर और कराची के लोगों को भी दावत दी जाएगी इसमें, और लाहौर को मेरी इत्तला के मुताबिक सलमान अकरम राजा साहब डील करेंगे, लीड करेंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इन दिनों बारिशें हैं, कोई सैलाबी सूरत हाल के खदशे भी हैं, फिर लैंड स्लाइडिंग भी हो रही है। मेरा ख्याल है कि अगस्त को तो मानसून की वजह से निकाला जाएगा और सितंबर को रखा जाएगा तैयारियों के लिए। और इस दौरान जो प्लान है वो ये है कि अगस्त और सितंबर में रैलियां निकाली जाएं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की जाएं, स्ट्रीट मूवमेंट की जाए, और इस तरह से जो है वो एक माहौल बनाया जाए लॉन्ग मार्च के लिए। तो लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए एक हाइप भी तो बनानी होती है ना, कोई भी सियासी जमात करेगी तो अपने कारकुनों को वक्त भी देगी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये 2 महीने में फिर वो जो टाइगर फोर्स बनी है उसको थोड़ा सा सीधा करेंगे, कुछ मुख्तलिफ तरह के जो विंग्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी एक्टिविटीज़ होंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता इसका एक बना के, एक माहौल बना के, और मेरा ख्याल है कि फिर ये अक्टूबर की तरफ आना चाहते हैं। मुझे इस बारे में मालूम नहीं है, मेरी किसी से बात नहीं हुई इस बारे में, इसके वाई अक्टूबर। और फिर अक्टूबर में मौसम साजदार हो जाता है, अगर आपने धरना देना हो या लॉन्ग मार्च करना हो तो वो थोड़ा सा हब्स का मौसम भी निकल जाता है, गर्मी का मौसम भी निकल जाता है। अक्टूबर नवंबर जो है वो इस तरह के एहतजाज के लिए ज़्यादा साजगार हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये वजह हो सकती है। तो धरने का भी प्रोग्राम है, डी चौक पे धरना भी देख सकते हैं हम अक्टूबर में। देखें, हो सकता है कि जब आप आते हैं लॉन्ग मार्च करके तो फिर होता तो धरना ही है, फिर ये तो नहीं होता कि आप आएँ और आकर ख़त्म करके घर चले जाएं। ऐसा जब अली मीन गंडापुर ने किया था तो अली मीन गंडापुर को तो बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था कि आप आए और फिर चले क्यों गए। तो मेरा ख्याल है कि मुतालबात फिर पूरे होने तक शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी यकीन दहानी के बगैर अगर जाएंगे तो फिर तो ना करें तो बेहतर है। फिर तो उल्टा क्रिटिसिज्म होगा कि फिर आए ही क्यों थे, जब कारकुनों को ले आए, लोगों ने इतनी मुश्किल उठा ली, यहाँ तक पहुँच गए, फिर आप घर को चले गए हैं, तो इसका फिर फ़ायदा क्या है? मेरा ख्याल है कि आएंगे तो फिर लॉन्ग मार्च साथ फिर ये तो में एक धरना तो मुकाबला होगा गंडापुर के लॉन्ग मार्चों का और सोहेल अफरीदी के लॉन्ग मार्च का। आप कह सकते हैं। कंपैरेटिव कंपैरिजन एनालिसिस तो तो होगा। डायरेक्ट कंपैरिजन तो लोग करेंगे। अगर अच्छा ना हो सका तो लोग कहेंगे देखें अली मीन गंडापुर तो फिर तुमसे बेहतर था। और अगर तगड़ा हुआ, क्योंकि मैंने एक दफ़ा सोहेल अफरीदी साहब जब आए थे तो पूछा था उनसे, मैंने उनसे कहा था कि अली मीन गंडापुर साहब ने क्या गलती की। तो उन्होंने कहा कि अली मीन गंडापुर की गलती ये थी कि उन्हें जाना, वो चले गए, उन्हें जाना नहीं चाहिए था। मैंने कहा गोलियां चल रही थी कि क्यों ना जाते, तो उन्होंने कहा कि फिर भी नहीं जाना चाहिए था चाहे गोलियां चल रही थी। मैंने कहा आप होते तो क्या करते? उन्होंने कहा जी गोलियां चल रही होंगी मैं फिर भी बैठूंगा, मैं जब वहां पहुंच जाऊंगा तो गोलियां चल रही होंगी मैं फिर भी बैठूंगा। ये उस वक्त की बात है जब वो नए नए वजीर आला बने थे सोहेल अफरीदी साहब। उस वक्त उनसे 2-3 इंटरेक्शन हुए थे यहाँ सहाफियों के, उसमें मैंने सवाल किया था। तो उसमें उनकी राय ये थी कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, अगर मैं बैठूंगा तो फिर चाहे गोलियां चल रही हो कुछ भी हो जान कुर्बान कर दूंगा, उठ के नहीं जाऊंगा। तो अब पता नहीं वो इस बात पर अभी भी अगर कायम हुए तो फिर तो अली मीन गंडापुर से स्ट्रैटेजी उनकी मुख्तलिफ होगी। तो फिर आपको ये लगता है कि इस बार जो वो कहते थे कि हम सर पर कफन बांध के आएंगे, तो इस बार सोहेल अफरीदी सर पे कफन बांध के आ रहे हैं? अगर उनके पुराने बयान को देखें, मैंने जैसे कि कहा कि मेरी उनसे हाल ही में कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अगर उनके पुराने बयानात को आप देखें जो पहले उन्होंने शुरू में दिए, तो उससे तो यही लगता है। और अगर वो इससे कुछ मुख्तलिफ करेंगे तो जाहिर है वो फिर नतीजा खैज नहीं रहेगा। सोहेल अफरीदी दबाव में भी हैं, आपको लगता है कि उनके ऊपर बहुत कॉम्प्रोमाइज होने का दबाव है, उनके ऊपर नाअहल होने का दबाव है, उनके ऊपर इनकॉम्पिटेंट होने का दबाव है, उनके ऊपर यह है कि वो परफॉर्म नहीं कर सके, गंडापुर से उनका कंपैरिजन होता है तो कहते हैं नालायक निकला है। इस सारे क्रिटिसिज्म के दबाव में वो ये करने जा रही हैं? सोहेल अफरीदी पर सबसे ज़्यादा दबाव इस बात का है कि कारकुनों ने उनसे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता की। इमरान खान ने उन्हें इसीलिए लगाया कि वो इस ज़मन में कोई किरदार अदा करेंगे, लेकिन वो नहीं कर सके। दो चीज़ें थी मेरा ख्याल है जिसकी वजह से अली मीन गंडापुर को तब्दील किया गया। एक तो ये थी कि कारकुनों का बहुत दबाव आ गया था और उनकी हुकूमत का परसेप्शन ये बन गया था कि वहाँ पर करप्शन बहुत हो रही है और लोग उन्हें नापसंद करने लगे थे, और लोग जो है वो उन्हें जूते दिखा रहे थे जलसों में, और उनके लिए जो है वो नामुनासिब नारे लगा रहे थे। तो जहां वो जाते थे उनको लोगों की नफरत का या
क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता था। तो इमरान खान साहब को लगा कि मेरा ही अगर वज़ीर आला गैर मकबूल हो गया है तो फिर तो तब्दील कर देना चाहिए। ऐन मुमकिन है इमरान खान साहब के जहन में ये भी हो कि मेरी रिहाई के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर सके अली मीन गंडापुर, तो शायद सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट चला सकेंगे। और आते ही उन्होंने कहा भी था कि मैं तो चैंपियन हूँ स्ट्रीट मूवमेंट का। लेकिन उसके बाद फिर वो कुछ नहीं कर सके। जब वो कुछ नहीं कर सके तो कारकुनों का उनके ऊपर बहुत शदीद दबाव आया और ये दबाव उनके ऊपर रोज बरोज बढ़ता जा रहा था। तो वो खामोश इसलिए थे कि एक सवाल जब हम उनसे पूछते थे कि सुहेल आफरीदी साहब आप क्यों नहीं एहतजाज के लिए निकलते, तो वो कहते थे कि देखो मैं अगर एहतजाज के लिए निकल जाता हूं और कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि जिसमें कुछ लोगों की मौत हो जाती है, जाँ बाहक हो जाते हैं कुछ कारकुनान उनके, तो फिर इमरान खान मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि तुम्हें तो मैंने लॉन्ग मार्च का इख्तियार ही नहीं दिया था। ये इख्तियार तो या बैरिस्टर गौहर के पास था, पार्टी की लीडरशिप के पास था, या फिर महमूद अचकज़ई के पास था। तुमने ये फैसला क्यों किया? तो इस काफी अरसा वो इस शशोपंज में रहे। लेकिन अब अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो ऐन मुमकिन है इसलिए किया हो कि अब बहुत वक्त गुजर गया और चूंकि महमूद अचकज़ई कुछ नहीं कर रहे और सारा दबाव हम पे है और फैमिली का भी है, वो जस्टिफाई कर सकते हैं कि अलीमा खान भी हमसे यही, इमरान खान की फैमिली भी हमसे यही तकाजा कर रही थी, कारकुनान भी। यही वजह है कि उन्होंने फैसला करवाया तो पार्टी से ही है, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से ही उन्होंने ये फैसला करवाया है। और जब 5 तारीख को जलसा होगा तो बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा उनके साथ खड़े होंगे। यानी वो ये बताएंगे कि भाई ये पार्टी का फैसला है, ये सुहेल आफरीदी का अकेले का फैसला नहीं है, पार्टी ने फैसला किया। और जवाबदेह भी फिर पार्टी ही होगी अगर इसका ये नतीजा खेज रहता है और कोई नतीजा निकल आता है या नहीं निकलता, दोनों सूरतों। 26 नवंबर का एक इस्तगासा किया था पीटीआई ने अदालत में अपने कारकुनों की हलाकत का, उसमें बयान ही नहीं दिया जाके बैरिस्टर गौहर वगैरह ने, और वो इस्तगासा खारिज हो गया। तो वो परसू ही नहीं किया 26 नवंबर वाला केस पे पीटीआई ने। तो आगे कारकुन क्या साथ? देखें, ये बात पीटीआई पर क्रिटिसिज्म करने के लिए तो ठीक है, हमने भी की। लेकिन मुजम्मिल साहब, आप पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनको जानते हैं और पाकिस्तान में एक खास स्ट्रेटजी के साथ एक केसेस को चलाया जाता है। मसलन आपने अमजद परवेज साहब जब शहबाज शरीफ साहब का एक 1600 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस लड़ा करते थे, तो वो उनकी भी हत्तुल इम्कान कोशिश ये होती थी कि फर्द जुर्म आयद ना हो। और 1.5 साल में हमने देखा कि फर्द जुर्म आयद उन्होंने नहीं होने दी। कभी कोई वकील नहीं होता था, कभी शहबाज शरीफ खुद नहीं होते थे, कभी उन्हें पार्लियामेंट जाना होता था, कभी उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाना होता था, दस्तयाब नहीं होते थे, कभी कोई हड़ताल हो जाती थी, कभी कोई मसला हो जाता था, लेकिन फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। अब उस वक्त के जज के पास भी एक गुंजाइश मौजूद थी कि वो कहते कि जी ठीक है, आज आप नहीं आए, चलो मैं तुम्हारा केस ही खारिज कर देता हूं या तुम्हें सजा ही सुना देता हूं। तो आज यहां पर क्या हुआ है, जिस जज साहब ने ये केस खारिज किया है, उस जज साहब के पास ये पहली हियरिंग थी। पहली हियरिंग पे उन्होंने पिछले जो जजेस के पास समातें हुई थी उसकी बुनियाद पर उन्होंने केस खारिज कर दिया। अब ये पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ। असदुल्ला, आप लॉ पता नहीं समझते हैं या नहीं समझते, जो अगर जज नया भी हो तो फाइल की प्रोसीडिंग्स तो चल रही होती हैं। अगर एक पार्टी ने 17 बार एडजमेंट ली है तो नया जज आके उसको 18वीं एडजमेंट लिखेगा, पहली नहीं लिखेगा। आप बात समझे, क्योंकि केस फाइल मौजूद है, उस पे तो लिखी है कि ये 18वीं एडजमेंट है, 19वीं एडजमेंट है। क्या ये मतलब वो नया जज आने से पिछली सारी एडजमेंट जीरो नहीं हो जाती? मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जब नवाज शरीफ का केस अपीलें चल रही थी और वो अब्सकॉन्डर हो गए थे, मुल्क से बाहर चले गए थे, तो क्या उनके लिए भी यही रखा गया था मयार और कहा गया था कि नहीं जी अब तो इनका केस जो है वो हमने फातमी तौर पर खारिज कर दिया और इनकी अपील यहाँ नहीं सुनी जाएगी और अब जाओ सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा होगा चूंकि वो नहीं आ रहे, पिछली 13 समातों में नहीं आए, तो चले इनको भी। क्या इसहाक डार साहब के लिए भी यही था? तो हमारे यहाँ मसला यह है कि अदालतें उसमें छोड़ के पर्सनल स्पेसिफिक चीजें करती हैं। नहीं, उसमें दलील ये है कि हुकूमत रली हुई थी नवाज शरीफ और इसहाक डार के साथ, प्रोसिक्यूशन नहीं कर रही थी। हुकूमत के वकला जाकर ये नहीं कहते थे कि ये केस खारिज करें, वो एडजमेंट लेने देते थे, क्योंकि एक फिक्स मैच था और उसमें नवाज शरीफ इमरान खान की अंडरस्टैंडिंग से मुल्क से बाहर गया था, इसहाक डार भी इमरान खान की अंडरस्टैंडिंग से मुल्क से बाहर था, और इमरान खान चाहते थे कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर रहे, उनके लिए ज्यादा आसानी है। वरना नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जा सकता था अगर कैबिनेट की अप्रूवल ना होती, कैबिनेट ईसीएल से नाम ना निकालती। सुप्रीम कोर्ट ने तो उसमें तो सिर्फ इतना किया ना कि जो कैबिनेट ने कहा कि वो बॉन्ड पूरे पैसों का दें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैबिनेट का फैसला पर्सनल स्पेसिफिक है। लेकिन मुज़म्मिल साहब मुझे एक बात बताएं ना, चले आप बिल्कुल ये तो इमरान खान की मर्जी से नवाज शरीफ बाहर गया ना, और अगर शहबाज शरीफ पे भी फर्द जुर्म नहीं लगी तो उसमें भी जो शहजाद अकबर की कनाइमत शामिल थी जो नैब को देख रहे थे। हाँ नहीं, लेकिन मैं उस केस को कवर करता रहा हूँ लाहौर में, अदालतों में जाके मैं हर समात पे जाता था, मैं उसमें देखता था कि बहरहाल
अमजद परवेज साहब या दीगर वकला जो उनके होते थे, मिसाल के तौर पर नैब में शहबाज शरीफ की फैमिली का केस था, 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से अलग, उसमें एक गवाह को रिकॉर्ड करने के लिए 10 समातें होती थी, तो एक गवाह जाके रिकॉर्ड होता था। अमजद परवेज साहब कहते थे कि जी आज मैं बीमार हूं, मेरा एसोसिएट आया, एसोसिएट कहता था कि जी जब अमजद परवेज साहब आएंगे तो गवाह रिकॉर्ड होगा। जज साहब कहते थे, एजाज एहसन साहब जज होते थे, वो कहते थे कि भाई गवाही तो रिकॉर्ड करना है, एसोसिएट रिकॉर्ड कर ले। शहबाज शरीफ साहब रोस्टम पे आ जाते थे, वो कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, मेरा जो वकील है वो है अमजद परवेज, और मेरा वकील जो है वो जब तक नहीं होगा गवाह रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा, जब बड़ी मुश्किल से कई महीनों के बाद 10 गवाह रिकॉर्ड हो गए, तो फिर एक एब्सकॉन्डर को इन्होंने किसी वकील के जरिए से उसका नुमाइंदा बनाकर पेश कर दिया अदालत में, अदालत ने उसको कबूल कर लिया, और हुआ यह कि फिर वो सारे 10 गवाह दोबारा से रिकॉर्ड होना शुरू हो गए। तो ये हम पाकिस्तानी अदालतों में हमेशा से देखते आए हैं। लेकिन अब आप एक और कल्चर देखें ना, जो इस तरह के फैसले जो जज देते हैं, जो अब ये फैसला आया है, उनको फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जज बनाया जाता है, लाहौर हाईकोर्ट का जज बनाया जाता है। तो क्या आपने बहुत सारे लोअर जुडिशरी के जजेस के लिए एक रास्ता नहीं खोल रहे हैं, या उनको एक अप्रिसिएशन नहीं दे रहे हैं कि भाई ऐसे फैसले करोगे तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज लगोगे? अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 3 जो जज लगे हैं, उन्होंने इसी नौयत के फैसले पहले दिए हैं ना, कि जिसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। इमरान खान के दौर में भी वही जज लगता था जो जिसके पास फैज की पर्ची होती थी, दूसरा कोई जज लग सकता था जिसके पास फैज की, ये जो खतों की, अब देखे ना, हाई कोर्ट के जज के पास तौहीन अदालत की वही ताकत है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास है। ये बात आप मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एक्स्ट्रा ताकत नहीं है, मतलब जो सजा तौहीन अदालत में हाई कोर्ट का जज दे सकता है वही सुप्रीम कोर्ट का जज दे सकता है। ये खत तो आप तब लिखते हैं ना जब उसे आप पॉलिटिकल स्टंट बनाना चाहते हैं, वरना आपके केस में किसी ने मुदाखलत की, आप सुबह बुला के सजा दे दें, तौहीन अदालत का नोटिस दे दें। पर चूंकि आपने एक सियासी जमात की पॉलिटिकल कवरेज करनी थी, खातों की सियासत करनी थी, तो आपने खत लिखना शुरू कर दिए। वो जो अदलिया में सियासत है या फैज के जजेस हैं, उन्होंने भी जो पोल्यूशन पैदा किया है अदलिया का, आप आज उसका रद्द-ए-अमल देख रहे हैं। देखिए, मुझे आप अगर हम कंपेयर करें ना उस वक्त के जुडिशरी को, उस वक्त के जजेस को आज के जजेस के साथ, या आज के जजेस के तरीक़ेकार के साथ, तो किसी सूरत उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैं आपको मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर उस वक्त जो आमदन से ज़्यादा असासों के केस लग रहे थे, जो ख्वाजा आसिफ साहब का केस था, या जो आमदन से ज़्यादा असासों में राना सनाउल्लाह साहब का केस था, ये जस्टिस आलिया नीलम साहब की डीबी में लगा करते थे। आज जो सरफराज डोगर साहब हैं, इनके साथ और वो एक और जज होते थे, उनकी डीबी में लगा करता था। यानी वो जजेस सारे के सारे जो पीएमएलएन, प्रो पीएमएलएन जजेस तस्वुर किए जाते थे, या समझा जाता था कि ये फेवर देते हैं, उन जजेस के पास इन सबके केसेस लगा करते थे। किसको सजा हुई? आपने देखा किसको सजा हुई? केस ही झूठे थे, सजा कैसे होती? वो केस ही झूठे थे। लाहौर हाईकोर्ट तो देखिए ना, लाहौर हाईकोर्ट तो उस वक्त भी उन्हीं जजेस से भरी हुई थी जिनको फिर हमने बाद में देखा कि नवाजा गया है। नहीं, आप ये क्यों नहीं समझते कि वो केसेस इतने झूठे और फ्रिवलेस थे कि उन पर सजाएं हो ही नहीं सकती थी? आप ये क्यों नहीं मानते कि इमरान खान की हुकूमत ने, शहजाद अकबर ने तमाम झूठे केसेस बनाए जिनमें से एक पर भी सजा नहीं हो सकी, और इमरान खान के करप्शन को को सारा नाकाम बना दिया? जी नहीं सर, मैं माजरत के साथ आपकी बात से इत्तफाक नहीं करता। ख्वाजा आसिफ साहब का आमदन से जायद असासों का केस इतना ताकतवर केस था, मैं सारी समातों में उनके लाहौर हाईकोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की डीबी हुआ करती थी, साथ में एक और जज थे, जैन से मेरा नाम निकल रहा है, बड़े शहबाज रिजवी साहब, तो वो जज हुआ करते थे, वो सुनते थे। अच्छा, अब ये जो उसमें पूरी तरह से फैसल बुखारी साहब होते थे नैब के प्रोसिक्यूटर, उन्होंने आउट क्लास कर दिया था, उन्होंने इस केस को बेनकाब कर दिया था। हम समझ रहे थे कि ख्वाजा आसिफ साहब तो गए, कि उनके वकील जो हैं उन्होंने कोई चीज साबित नहीं कर सके कि भाई ये कहां से पैसे आए, कहां से आमदन हुई, ये दुबई में आपका क्या कारोबार था, लेकिन फिर फैसला उनके हक में आ गया। इसी तरह से 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में एक बैंक अकाउंट मौजूद है, एक चीज मौजूद है, एक वो जो उनके मुलाजमीन 16 मुलाजमीन के 28 अकाउंट से उसका एक बैंक अकाउंट, एक तफसील, पूरी मोटी किताब है, वो सारा कुछ मौजूद है, लेकिन सजा नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है कि फ्रिवलेस केस थे। आपके ख्याल में जो अभी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, सर देखिए ना, अभी राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 2.5-3 हजार अरब रुपया पीपल्स पार्टी ने दुबई भेज दिया है। अब या तो राना सनाउल्लाह पे पीका लगाएं या पीपल्स पार्टी को पकड़ें। ये क्या बात हुई? आपने पीटीआई को चाहिए इसके ऊपर केस करें। लेकिन बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब, फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच।
शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।